हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेसन डायरी। आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का बिहेवियर क्या है ये ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे टॉपिक को। और यही डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहने वाली है वो हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लिया था, अच्छे से समझा था, डिस्कस किया था। मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले जो भी स्टूडेंट्स को पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट नहीं पता वो आई कार्ड पे लिंक दी है, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट अच्छे से समझो, उसको पढ़ो और फिर ये लेक्चर अगर आप देखोगे तो ये लेक्चर बहुत ही ईजी रहेगा। दैट लेक्चर विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी ईजीली। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पहले तो स्टूडेंट रिकॉल करते हैं कि चैप्टर नंबर 1 वहाँ पे हमने पढ़ा था बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, ठीक है, चलो मैं एक फिगर ही बना देता हूँ जिससे आपको रिकॉल हो जाएगा सब कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते थे और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक डाइपोल को प्लेस करते थे। तो सपोज दिस इज माय पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इनका है 2a। द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल इज 2a। अब ये जो डाइपोल है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, आई विल नॉट गो डिटेल इन दैट टॉपिक, वहाँ पे हमने इतना पढ़ा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स जो था वो ज़ीरो था और जो नेट टॉर्क था वो ज़ीरो नहीं था। इन शॉर्ट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी एक डाइपोल रखते थे वो डाइपोल रोटेट करता था, वो अलाइन होता था। किसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाता था? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता था। सो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ज़ीरो था, नेट टॉर्क ज़ीरो नहीं था और उसी टॉर्क के चलते डाइपोल क्या करता था? रोटेशन करता था। कब तक रोटेशन करता था? जब तक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन ना हो जाए। ये चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ी थी। तो अब स्टूडेंट कंसेप्ट ये है कि यही जो सीनेरियो था जिसमें ये वाला जो डाइपोल है ये पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लस QE फोर्स लगेगा और ये नेगेटिव वाले को माइनस QE फोर्स लगने वाला है। देखो, इसीलिए प्लस QE माइनस QE नेट फोर्स ज़ीरो हो गया। लेकिन इसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लगने वाला है? टॉर्क लगने वाला है। अब टॉर्क लगेगा तो स्टूडेंट एक चीज़, एक डाइपोल है, इमेजिन दिस इज अ डाइपोल, तो ये पहले इनिशियली ये कंडीशन में है। इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या कर रहा है? वो इसको इस डायरेक्शन में अलाइन कर देता है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइन ही नहीं करते हैं। फिजिक्स में क्या डिफाइन है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमें क्या फाइंड करना है पूरे लेक्चर में? कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो वर्क मिलता है वो हम फाइंड करेंगे और उसका नेगेटिव ले लेंगे। हमें क्या मिल जाएगी? डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में एक सिनेरियो ले लेते हैं कि डाइपोल की चेंज के लिए इनिशियल कंडीशन भी चाहिए और फाइनल कंडीशन भी चाहिए। स्टूडेंट, इमेजिन करो ये एक आपका डाइपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाला एंड है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ खींचती है और नेगेटिव पे उल्टी दिशा में फोर्स लगाती है। तो ये इस डायरेक्शन में अलाइन होगा। दिस इज़ द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपने साथ खींचेगी तो ये ऐसे अलाइन होगा। अच्छा, ये तो अलाइन इस डायरेक्शन में होना चाहता है, लेकिन अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाहूँ तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। इस वाले पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी कि ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट होना चाहता है। कौन से फोर्स की वजह से? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। अब सपोज मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस करवाना चाहता हूँ तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो स्टूडेंट, यही जो वर्क है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर वर्क कर रहा है उसका क्या? नेगेटिव, वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। मैं इस डाइपोल को वर्क करके अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ तो ये जो वर्क मैंने किया जैसे ही मैं छोड़ दूंगा ना वो वापस अलाइन हो जाने वाला है। हमने स्टैंडर्ड 11th में भी ये कंसेप्ट पढ़ा था और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी मैंने ये कंसेप्ट बताया है कि ये एक चीज़ है, ये इसके ऊपर पड़ी हुई है, स्टेबल है, मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता हूँ तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा ये नीचे आ जाएगा। इन द सेम वे स्टूडेंट, ये डाइपोल सपोज इसकी ये जो इनिशियल कंडीशन है
ये कितना एंगल बना रहा है, θ1 एंगल बना रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल कितना एंगल बना रहा है, θ1। अब थोड़ी देर बाद मैं इसको θ2 पे डिस्प्लेस करता हूँ। लेट मी मेक अ फिगर मच क्लियर। ये सब चीज़ अब मैं रब कर देता हूँ और थोड़ा इसको बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए कि हम करने क्या जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास स्टूडेंट, और ये है हमारा डाइपोल, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन कितना एंगल बना रहे हैं, θ1। मैं इनको डिस्प्लेस कराता हूँ, डाइपोल पे वर्क करता हूँ और उसको घुमा देता हूँ। तो वर्क करके घुमा दिया तो सपोज थोड़ी देर बाद वो डाइपोल ऐसे अलाइन हो जाएगा। दिस विल बी द सेकेंड फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माई डाइपोल, पॉजिटिव चार्ज और ये वाला नेगेटिव चार्ज। पहले θ1 एंगल था, लेट दिस बी θ1 एंगल, और अब जो एंगल है कितना हो गया फाइनली, θ2। तो मैं डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ करा रहा हूँ उसको, θ1 से कहाँ ले गया, θ2 पे। तो मैंने जो वर्क किया, मेरा वर्क और इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क कैसा होगा, सेम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। डेल यू की फॉर्मूला है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चलो अब कंजर्वेटिव फोर्स ढूंढना है। स्टूडेंट 11th में हम पढ़ चुके हैं कि वर्क फाइंड करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला है, एक तो फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ तो हमारा नेट फोर्स ज़ीरो था, है ना। हमारे इस वाले केस में नेट फोर्स कैसा है, ज़ीरो है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सेकेंड फॉर्मूला भी वहाँ पे थी कि अगर आप टॉर्क उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हो किसके साथ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, फोर्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उनका डॉट प्रोडक्ट भी वर्क देगा। टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका डॉट प्रोडक्ट भी क्या देने वाला है, आपको वर्क देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वर्क किसकी वजह से हो रहा है, टॉर्क की वजह से हो रहा है। तो हम ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट टाउ डॉट डी थीटा या टाउ डॉट थीटा वेक्टर, दिस विल गिव यू वर्क इन दिस केस। क्लियर स्टूडेंट। तो हमारा ये फॉर्मूला से हमें अब क्या करना है, वर्क फाइंड करना है। इनिशियल कंडीशन है θ1, फाइनल कंडीशन है θ2। क्लियर। कंडीशन आप समझ गए, पहले θ1 पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी तरफ खींच रही है, चल भाई अलाइन हो जा, इस डायरेक्शन में हो जा, लेकिन ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अलाइन होना चाहता है, और मैंने इस पे वर्क करके इसको एंटी क्लॉकवाइज ले गया, ठीक है। याद रखना ये सेंटेंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में इसको घुमा रही है, टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्लॉकवाइज, और मैं डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ। तो चलो डेल यू फाइनल माइनस इनिशियल, सो कैन आई राइट यू θ2, फाइनल पोजीशन कहाँ जाके रुका, वो θ2 पे, तो पोटेंशियल एनर्जी एट θ2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट θ1 विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा स्टूडेंट, टाउ डॉट डी थीटा। अब स्टूडेंट ये तो कब अप्लाई करते हैं, ये दोनों फॉर्मूला आपका जब फोर्स या फिर टॉर्क कांस्टेंट हो। यहाँ पे तो वेरिएबल है, यहाँ पे आपका जो फोर्स है, यहाँ पे जो आपका टॉर्क है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल के लिए क्या फॉर्मूला आती, वेरिएबल के फॉर्मूला है एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। तो इन द सेम वे टॉर्क के लिए क्या फॉर्मूला होगी कि वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन θ1 टू θ2, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला टाउ डॉट डी थीटा। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा वेरिएबल टॉर्क है, तो हम वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, ये वाली फॉर्मूला से। ठीक है स्टूडेंट, चलो वर्क डन की फॉर्मूला अप्लाई करनी है, क्या है, टाउ डॉट डी थीटा वेक्टर। अच्छा, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट हटा दूँ तो मुझे कॉस थीटा लगाना पड़ेगा। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट हटाता हूँ तो डॉट प्रोडक्ट के बदले मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कॉस थीटा। अच्छा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, थीटा हमेशा क्या होता है, एंगल बिटवीन दिस टू। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। अच्छा, आपका टॉर्क क्लॉकवाइज है, आपका डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उनके बीच का एंगल 180 हुआ। एक चीज़ क्लॉकवाइज जा रही है और एक एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो यहाँ दोनों के बीच का एंगल कितना लूँगा मैं, 180। तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा इंटीग्रेशन फाइनल इनिशियल टू फाइनल θ1 टू θ2, टाउ के बदले टाउ
डी थीटा के बदले डी थीटा, और कॉस कितना ले लूँगा मैं 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री लिया? क्योंकि टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। चलो इज इक्वल्स टू माइनस θ1 टू θ2 टाउ डी थीटा। अच्छा कॉस 180 कितना होता है -1, तो कॉस 180 का माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉस 180 का माइनस, तो वो हट गया तो प्लस हो गया। तो बस अब मैं इसमें टाउ की वैल्यू डाल दूंगा और हमारा डेरिवेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कंप्लीट हो जाएगा। अब टाउ की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आपको पता ही है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर टॉर्क लगता है, और चैप्टर नंबर 1 में हमने डिराइव कर लिया है कि टॉर्क कितना था, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, दैट वाज PE sin थीटा। याद है ना स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 कि इस पे टॉर्क कितना लगता था, हमने डिराइव किया था कि P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो अब ये जो फॉर्मूला है टॉर्क की इधर रख दो, सो दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन θ1 टू θ2। टॉर्क के बदले वैल्यू क्या रख देता हूँ, PE sin थीटा, और साथ साथ में क्या ले लेता हूँ मैं, डी थीटा, दैट इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन θ1 से कहाँ ले जाना है, θ2। अच्छा P और E कैसे है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनको बाहर ले लेता हूँ मैं, तो P और E बाहर आ गए। सिर्फ आपका कौन चेंज हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे चेंज होता जाने वाला है। तो साइन थीटा, थीटा जो है वो आपका वेरिएबल है, तो यहाँ पे अंदर में बचेगा साइन थीटा डी थीटा, दैट इज़ इक्वल्स टू PE। स्टूडेंट साइन का इंटीग्रेशन करना है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट रख दूंगा मैं θ1 से कहाँ तक, θ2। अच्छा ये जो लिमिट रखते हैं तो माइनस को हम कॉमन है बाहर ले सकते हैं, सो माय फाइनल आंसर विल बी माइनस PE, लिमिट रख दो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये हमें मिला क्या, u θ2 माइनस u θ1। गॉट इट स्टूडेंट, वी फाउंड आउट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फ्रॉम θ1 टू θ2। θ1 वाले कन्फिग्यूरेशन से θ2 वाले कन्फिग्यूरेशन पे ले गया तो माइनस PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। अच्छा लेकिन हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें इसके फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, डिफरेंस फाइंड नहीं करना, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। आपको याद हो तो स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 2 में पोटेंशियल का कंसेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, वहाँ भी हमने ऐसा कुछ किया था, और वहाँ पे पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 ले लेते थे, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या ले लेते थे, 0। तो यहाँ भी मैं एक अजम्पशन ले लूँगा, मैं क्या अजम्पशन ले लेता हूँ कि 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी 0, क्या एज्यूम कर लेता हूँ, लेट अज्यूम कर लेते हैं, एज्यूमिंग पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे, 90 डिग्री पे कितनी ले लेता हूँ, 0। ठीक है, ये अजम्पशन ट्रू है कैसे है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना मान लो कि जैसे हमने इन्फिनिटी पे क्या ले लिया था अजम्पशन कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी 0, ऐसा अभी फ़िलहाल एक्सेप्ट कर लो कि पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की जब वो 90 डिग्री पे होगा कितनी होगी, 0 होगी। ये मान के चलेंगे तो ये थियरी का आंसर आ जाने वाला है। ठीक है चलो, एजम्पशन ले लिया, क्या ले लिया कि 90 डिग्री पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, 0। सो नाउ लेट अस टेक θ1 इक्वल्स टू 90 फॉर θ1 इक्वल्स टू 90। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ, क्या एज्यूम कर लेता हूँ मैं, इस वाले इक्वेशन में जहाँ पे भी θ1 है ना उसको 90 ले लो, तो देखो फॉर्मूला बनेगी u θ2 माइनस θ1 के बदले कितना ले लेता हूँ 90 इज इक्वल्स टू माइनस PE कॉस θ2 माइनस θ1 के बदले कितना ले लिया 90। अब देखो ये ऑटोमेटिक चला गया, हमें इसको ही हटाना था, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, पोटेंशियल का कंसेप्ट, वहाँ भी हमने ये वाला टर्म इनिशियल वाली कंडीशन हटा दी थी, वहाँ भी हम कहते थे कि इन्फिनिटी से ला रहे हैं इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी 0। यहाँ भी ऐसा कहेंगे कि ये जो u90 है वो तो अज्यूम कर ली है कितनी है 0,
तो हमें मिलेगा u थीटा 2 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, माइनस पी ई, कॉस थीटा 2 रहेगा, कॉस 90 तो 0 हो जाएगा, तो मिलेगा पी ई कॉस थीटा 2। क्लियर स्टूडेंट? थीटा 2 है तो यहाँ भी थीटा 2 है, तो अगर मैं जनरलाइज फॉर्म कहूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा इज माइनस पी ई कॉस थीटा, और पी ई कॉस थीटा को क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, माइनस का माइनस, मिल गई पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा you will get माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है स्टूडेंट, माइनस पी ई कॉस थीटा, कॉस 90 कहाँ चला गया, 0 हो गया, और कॉस जब भी पी ई कॉस थीटा होता है, किसी का भी कॉस कंपोनेंट, वो डॉट प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है कि इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस डाइपोल के पास जब उसको आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दोगे। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट है, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप फटाफट इतना स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम इसके अलग अलग कुछ 2-3 केसेस देखते हैं कि ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी कब मिनिमम होगी, कब मैक्सिमम होगी, और ये जो पूरा कंसेप्ट है इसका ओवरऑल फील क्या है वो हम समझते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो स्टूडेंट, व्हाट वी डिराइव टुडे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है डाइपोल की, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, दैट इज माइनस पी ई कॉस थीटा। अब इसके स्टूडेंट डिफरेंट मेजर 3 केस बनते हैं। 3 केस यानी कि थीटा की अलग अलग कंडीशन पे आपको पोटेंशियल एनर्जी कैसी मिलती है वो हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है हमें कि पोटेंशियल एनर्जी तो मिल गई, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर दैट इज पी ई कॉस थीटा। अब थीटा के मेजर 3 केस लेंगे, एक ले लेंगे थीटा 0, एक केस लेंगे थीटा 90, और एक लेंगे थीटा 180। इन 3 कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहती है वो हमें पढ़ना है। चलो पहले अगर मैं लेता हूँ थीटा 0, थीटा क्या होता है स्टूडेंट, पी और ई के बीच का एंगल। थीटा 0 का मतलब हुआ आपका डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे रहेंगे, पैरेलल। यानी इन दिस केस ये जो डॉटेड लाइन है आपका, जो प्लस क्यू माइनस क्यू कौन सी कंडीशन में था, थीटा 1। अगर मैं उसको अलाइन कर दूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, थीटा 0 कर दूँ, तो आपका डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं रहेगा, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0। तो इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे थीटा 0 रख दूँ तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी माइनस पी ई कॉस 0, और कॉस 0 कितना हो जाता है, 1। सो यू विल गेट माइनस पी ई, और इसको हम कहेंगे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये जो एनर्जी होगी ये मिनिमम एनर्जी है। यानी कि आपका डाइपोल, आपने चैप्टर नंबर 1 में ये लाइन पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि टॉर्क लगेगा। कब तक टॉर्क लगेगा, कब तक ये घूमेगा, जब तक ये अलाइन नहीं हो जाता इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। देखो ये भी यही कहता है, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की थीटा 0 में कितनी है, माइनस पी ई। माइनस पी ई का मतलब है मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी। एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 11th, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है, एवरी ऑब्जेक्ट ट्राइज टू बी मेंटेन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इट इज स्टेबल एट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट वो स्टेबल कहाँ होता है, उसके मिनिमम एनर्जी लेवल में, मिनिमम एनर्जी के स्टेट में वो स्टेबल रहता है। तो इस स्टेट में डाइपोल स्टेबल है। यानी डाइपोल किसी भी एंगल पे हो, 45, 90, 180, कोई भी एंगल पे हो, वो हमेशा ट्राई क्या करेगा कि मैं फटाक करके 0 हो जाऊं, मैं फटाक करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाऊं। सो एवरी टाइम योर डाइपोल विल ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मीन्स इट विल ट्राई टू ऑब्टेन दिस मिनिमम एनर्जी स्टेट। क्लियर? चलो थीटा 2 लेते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री तो ऑलरेडी हमने अज्यूम ही क्या किया था कि 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, 0। तो चेक कर लो, ये फॉर्मूला में थीटा 90 रख दो। सो यू विल गेट u इक्वल्स टू 0। कैसे 0? cos 90 पूरी टर्म हो जाएगी 0। यानी कि जब आपका डाइपोल इस स्टेट में है, ये रहा, ये मैंने बना दिया है आपको, जब एंगल 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, 0। तो स्टूडेंट चलो सोच के बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये आपका डाइपोल मोमेंट ऊपर की डायरेक्शन में होगा। बताओ ये पोटेंशियल एनर्जी 0 का मतलब क्या हुआ, फील क्या आई, क्या ये अलाइन करेगा, क्या ये रोटेट करेगा? यस ऑफ कोर्स करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, 0 हुई।
लेकिन मिनिमम तो कब होती है, माइनस पीई, नेगेटिव में जाएगा तब मिनिमम होगा। सो इस केस में भी डाइपोल क्या करेगा, डाइपोल रोटेट करेगा। कब तक रोटेट करेगा, अनलेस इट अलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल आपका जब 90 डिग्री था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहेगी चल मेरी डायरेक्शन में आ जा, और ये ऐसे अलाइन हो जाएगा। हाँ, एक बार अलाइन हो गया, 0 डिग्री हो गया, फिर प्रॉब्लम नहीं, फिर तो ये मिनिमम लेवल में है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में है, और ये इसी स्टेट में रहेगा। ठीक है, चलो अब डाइपोल था 0 डिग्री, ये पॉजिटिव, ये जो मेरा मार्कर है उसका ब्लैक कैप है वो पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव इस डायरेक्शन में आपका डाइपोल मोमेंट है। अब सपोज मैं इसको घुमा के ऐसा 180 ले लूँ, आपका जो डाइपोल है उसको घुमा के कितना कर दिया, 180। इट मीन स्टूडेंट कुछ ऐसा, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, ये आपका डाइपोल है, इमेजिन करो। तो ये डाइपोल मोमेंट होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एंगल कितना बनेगा, 180। तो आप बताओ स्टूडेंट कि ये जो डाइपोल है, इफ़ यू कैन सी इट क्लियरली, दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ नेगेटिव चार्ज, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको कोई टेंशन नहीं, ये मिनिमम स्टेट में है। अब मैं धीरे धीरे इसको ऐसे घुमा के ले जा रहा हूँ, कितना ले गया एंगल, 180 डिग्री। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगी मेरी डायरेक्शन में आ जा, और नेगेटिव वाले को दूर फेंकेगी। तो ये जब 180 डिग्री पे होगा, तब 180 डिग्री पे ये क्या करेगा, वापस अलाइन कहाँ होने की कोशिश करेगा, 0 डिग्री पे। सो इफ़ यू पुट थीटा इक्वल्स टू 180 इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट u इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस 180। कॉस 180 होता है -1। तो देखो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिली। तो केस 3 जब थीटा 180 है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी मिलेगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और इस केस में डाइपोल हाईली अनस्टेबल होगा, यानी कि जब डाइपोल ये ऐसे इस कंडीशन में है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली काउंटर क्लॉकवाइज अलग डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या बोलेगी, चल यूँ घूम जा पूरा। तो ये एकदम से, जैसे ही आप जब तक वर्क करोगे ना, ये ऐसे ही रहेगा, और जैसे आपने वर्क करना छोड़ दिया तो वो वर्क किस फॉर्म में था, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में था, और ये ट्राई करेगा कि मैं मैक्सिमम से कौन से एनर्जी में आ जाओ, मिनिमम एनर्जी में आ जाओ। तो ये मिनिमम एनर्जी में आने के लिए कितने एंगल पे आ जाएगा, 0 पे। सो कहना यही चाहते ये लोग कि 0 डिग्री मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, 90 डिग्री 0 पोटेंशियल एनर्जी, 180 डिग्री मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम है माइनस पीई, 0 डिग्री पे 90 डिग्री पे 0 हो जाएगी, और 180 डिग्री पे मैक्सिमम मिलेगी पीई। ये जो क्वेश्चंस है इसके कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं नीट और जेईई के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट एंड आई होप सो आपको ये पूरा कंसेप्ट, ये पूरी थियरी अच्छे से समझ में आ गई है। इसको अच्छे से 1-2 बार लिख लेना, और न्यूमेरिकल्स के लिए या एमसीक्यू के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। Thank you so much.